नमस्कार, स्वागत है आपका JK24 न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं कपिल गौड़। आज मेरे साथ गया बिहार के सांसद विजय मांझी जी मौजूद हैं और आज हम उनसे करेंगे खास बातचीत हमारे इस खास शो खास मुलाकात में। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, गया से आप JDU के सांसद हैं जी। आपकी माताश्री भी जो है 4 बार विधायक रह चुकी है, 1 बार सांसद रह चुकी हैं। जी। जमीन से जुड़ी हुई स्त्री वो है, भारत की बेटी, जमीन से जुड़ी हुई बेटी भी उनको नवाजा जा चुका है। धरती की बेटी। धरती की बेटी। किस तरीके से आप दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि उनके टाइम में जो विकास हुआ बिहार का या गया का और आपके टाइम में जो विकास होने जा रहा है उसको किस तरीके से देखेंगे लोग? देखिए, वो जिस समय थी और हम समझते हैं कि उनका जो संघर्ष रहा और काफ़ी मेहनत उन्होंने की और उनका जो मेहनत रहा वो वैसे समाज से हम लोग आते हैं जो हमारे पीढ़ी के बारे में आप लोग जानेंगे कि भाई वो कैसे यहाँ पर आई। जिस समय से वो राजनीति करती थी उस समय महिला निकलती नहीं थी। पहला चुनाव वो बेलासु लड़ी थी 56 में, 1956 में लड़ी थी। तो 56 में महिलाएं, दलित छोड़ दीजिए, जनरल महिलाएं भी नहीं निकलती थी। तो महिलाएं को बहुत अपमानित जो बताती थी कि बहुत अपमानित है, हम लोग को सहना पड़ा और सह के हम लोग राजनीति किए। तो जो उनका जो स्थिति था और वो मतलब कि एक माने जितना भी कहिए जो पिछड़ा इलाका, ग्रामीण और जंगली एरिया, उस एरिया से आकर राजनीति करना और पत्थर तोड़ते हुए, ये उनका इतिहास यही है कि पत्थर तोड़ रही थी। ब्रह्मजोनी पहाड़ी के निकट गया में एक ब्रह्मजोनी पहाड़ी है, वहाँ पर पत्थर तोड़ रही थी और पत्थर तोड़ने के क्रम में वो मतलब कि उस रास्ते से गुजर रहे थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी और आप ये उपेंद्र नाथ वर्मा जी। उपेंद्र नाथ वर्मा जी ने उनको उत्प्रेरित किए राजनीति में आने के लिए और वहीं से उनका शुरुआत हुआ। तो अब सोच लीजिए कि माँ कितना संघर्ष करके पत्थर तोड़ के राजनीति की और विकास के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़े। बोध गया महंत के बारे में ज़मीन जो था वो बंटवाए। आज ज़मीन भले ही औने पौने भाव में लोग ठग लिया, दलित समाज, अनुसूचित जाति के लोग मांझी समाज से, ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने ज़मीन बंटवाने का काम किए और कुछ जो लोग रखे। ये विकास तो कहिए कि ज़मीन दलित लोग को दिलाए। और जहाँ तक विकास की बात है, रोड के लिए आवाज़ उठाते रहे संसद भवन से, आपका विधानसभा में भी काफ़ी उन्होंने संघर्ष से अपनी क्षेत्र की समस्याओं को उन्होंने उठाए और उस पर काम भी हुआ। तो अच्छा लगा कि काम बढ़िया से हुआ। गया सीट से आप आते हैं सर। गया सीट में चुनाव में आपके विपक्ष में जीतन राम मांझी, पूर्व के CM भी रह चुके हैं बिहार के, वो खड़े थे, तो उनको हराना कितना मुश्किल था? देखिए, हराना जो स्थिति था, पूरे बिहार में नीतीश जी का लहर चलता है और नीतीश जी का जो चेहरा रहता है उनका अपना काम, और हम समझते हैं कि उनका जो है सभी समाज पर अच्छा पकड़ है। आज भी नीतीश जी का जो चेहरा है उस पर लोग को वोट मिला और हमारी माँ का तो है ही, मेरा जो हमारी माँ का कमाई तो है ही, लेकिन जो पार्टी का सिंबल होता है, सिंबल मुख्य कारण का। नीतीश जी का चेहरा आप बता रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी पार्टी BJP उभर के आई बिहार में। देखिए, पार्टी भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है और मेरा भी जो पार्टी है, ठीक है, जो किसी कारण से नहीं मिला दर्जा, किसी कारण से हटा, लेकिन बाद में जो मेरे पार्टी का भी जो कई स्टेटों में अच्छा पकड़ हम लोग का भी है और नीतीश जी का चेहरा जो है उस पर काफ़ी काम किए। और जो मोदी जी का है ये तो है ही, इनको कहाँ इग्नोर हम लोग कर रहे हैं। नहीं तो आप कह रहे हैं कि पार्टी के चेहरे के ऊपर वोट मिलती है, तो सिंबल तो है ना। आप जैसे जदयू कहीं से लड़ा है, कहीं भाजपा लड़ा है, तो दोनों का तालमेल से ना हुआ, ऐसा थोड़े है। लेकिन और जो सीट है, हम लोग कभी भी पहले भी नीतीश जी का जो चेहरा रहा है, अब जैसे चले गए 2015 में चले गए लालू जी के साथ, तो उनका जीत हुआ, तो चेहरा तो नीतीश जी का है ही।
तो इसको आप इग्नोर कैसे कर दीजिएगा। तो हम समझते हैं कि नीतीश जी का चेहरा काफ़ी काम किया, और मोदी जी तो है ही भाई। नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है आपका, उसमें कुछ कमी आई है सर? नक्सलवाद जितना आपका 90 के बाद हमरा जब होश हुआ, 80 और 90 से काफ़ी उसका ग्रोथ बढ़ा, और जब से नीतीश जी आए उस पर काफ़ी तेज़ी से कम हुआ, और हम समझते कि धीरे धीरे नक्सलवाद सिमटते गया है। चूँकि कई जगह पहले बिहार में, अब बोलेंगे तो फिर कहिएगा कि आप लोग 15 साल पहले वाला आप गा रहे हैं, 2005 के पहले वाला जो स्थिति था। 15 साल पहले हम लोग कहीं घूमते नहीं थे, दिन रात तो छोड़ दीजिए, दिन में आदमी के घूमना बड़ा मुश्किल था। तो जो स्थिति था, तो नक्सल में काफ़ी कमी आई है, और लोग को भी समझ में आया, रोजगार भी मिला, काम भी मिला, और जॉब भी मिला। जो पढ़ रहे हैं नक्सल एरिया जो अभी काफ़ी है, बाराचट्टी, इमामगंज, डुमरिया के जो इलाका है, हम समझते हैं कि वहाँ से अच्छे से लोग पढ़ रहे हैं और अच्छे अच्छे ओहदे पर जा रहे हैं, और नक्सल धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। गया को जो है एक टूरिज्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक शुमार नाम है गया का। तो आने वाले समय में, क्योंकि कोविड भी चला तो उस टाइम पे टूरिज्म पूरा खत्म हो चुका था, तो आने वाले समय में क्या नीति रहेगी कि टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा मिले गया के अंदर? देखिए, हम लोग जहाँ तक बात है कि गया टूरिज्म के मामले में, आप जैसे आप जानते हैं कि गया, बोध गया में बुद्ध भगवान का ज्ञान स्थली है, और जो विष्णुपथ है, विष्णु भगवान जी का चरण पद्म चिन्ह है वहाँ, माता सीता जी का कुंड है वहाँ। तो पितरों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए पूरे विश्व से लोग आते हैं। उसी तरह से बुद्ध भगवान को दर्शन करने के लिए विदेश से, देश से विदेश तक के कोने कोने से लोग आते जाते रहे सालों भर। उसी तरह से बुद्ध भगवान को जोड़ने, बुद्ध भगवान को दर्शन के लिए कई देशों के लोग आते रहते हैं और सालों भर आते रहते हैं। और कोविड-19 के बावजूद भी लोगों का प्रयास रहता है कि हम बुद्ध भगवान को दर्शन जरूर करें, और इसी से कोविड हटेगा। तो लोग में जो आस्था और विश्वास है और बुद्ध भगवान का, और आप देखे होंगे कि कई बार उस वहाँ पे आतंकवादी के द्वारा कई बार घटनाएं की गई, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा बुद्ध भगवान के सामने। तो निश्चित तौर पर वहाँ जो है कोविड के चलते थोड़ा सा प्रभावित है, लेकिन हम समझते हैं अच्छा विकास कर भी रहा है, और लोग आना भी चाह रहे हैं। थोड़ा विदेशी जो लोग कम आ रहे हैं कोविड के चलते, थोड़ा प्रभावित हुआ है। बिहार में मतलब अभी भी जातिवाद जो है या कास्ट जो है, वो उसका प्रचलन अभी भी है बिहार के अंदर, खत्म नहीं हुआ है। आप को ये लगता है कि बिहार में जातिवाद है, आपकी बात को हम मानते हैं। आप ये बता दीजिए कि क्रिश्चियन ये नहीं कहता कि हम क्रिश्चियन हैं, क्या नहीं बोलता है? और कई अल्पसंख्यक ये नहीं कहता। जातिवाद का यूज हर जगह होता है सर। ये तो है ही, समूह का लड़ाई होता ही है, जात का लड़ाई नहीं होता है, समूह का लड़ाई होता है। अब जैसे मान लिया जाए कि हम जिस वर्ग से आ रहे हैं, निश्चित तौर पर टिकट का ख्याल रखा जाता है कि भाई ये इस जात का पॉपुलेशन है, तो जब टिकट ही उसी पर मिलता है तो फिर जात है या न है के बात कहाँ से आता है। रोजगार की आपने बात की सर, रोजगार बिहार में, मतलब बिहार के जनता को बिहार के अंदर रोजगार मिल रहा है या बिहार से बाहर रोजगार मिल रहा है? देखिए, मेक इन इंडिया के तहत भारत सरकार कई योजनाएं लाए। क्या इंडिया से लोग बाहर नहीं जा रहे हैं? इंडिया से बाहर फैक्ट्री लगाए हुए नहीं हैं, और आज भी विदेशों में फैक्ट्री लगाने के लिए चाहते हैं। तो बिहार में बिहारी जब नहीं रहेगा तो न दिल्ली में काम होगा, न कलकत्ता में काम होगा, न राजस्थान में काम होगा। और बिहार का जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से जनसंख्या भी काफ़ी है, और जनसंख्या के हिसाब से कहीं न कहीं जाना ही होगा। तो ये तो आना जाना लगा रहता। इंडिया में तो कर रही है सर, मैं बिहार की में बात। बिहार में भी काम तेजी से हो रहा है। बिहार में आपको कहाँ नहीं लग रहा कि काम हो रहा है? बिहार में आप जाइएगा, कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिहार में अब तक नहीं है,
नीतीश जी के 15 साल का राज हो चुका है। देखिए, पहले तो जो स्थिति था उसको काटने में इनको कड़ा संघर्ष करना पड़ा, और जो पहले लोग पढ़ने में जितना तेजी से आज हमारे बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं, आईएएस आईपीएस जो बन रहे हैं बिहार के लोग, क्या बिहार में नहीं पढ़ रहे हैं? अच्छे से आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, बन भी रहे हैं। उद्योग धंधा भी काफ़ी तेजी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश के और विदेश में भी जो लोग हैं उद्यमी, जो उद्योग धंधे लगाने वाले, उनको बुलाया गया, बैठक की गई और उनको प्रेरित किया गया। है क्या, कुछ माने में लोग 15 साल पहले इतना बदनाम कर दिए, इतना डरा हुआ है लोग, ये कहते नो 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 नो, लेकिन नीतीश कुमार जी ने खत्म कर दिए। कई फैक्ट्रियां लगी है और उनके लिए कई तरह की योजनाएं भी लाई मुख्यमंत्री जी कि आपके पास फैक्ट्री जहां लगाइएगा वहां जाने के लिए आपको अगर रोड नहीं तो हम रोड बनाएंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, हर सुविधा देने के लिए दिया है। लेकिन इतना न खौफ था 2005 के पहले कि लोग त्राही माम करते। एक बार दूध से जल गया, लगता है कि दूध से जला है तो छाछ भी मिल रहा है तो लगता है कहीं दूध तो ही नहीं है। यही स्थिति है, क्या कहिएगा। ऑलरेडी जो लगी हुई फैक्ट्री है जैसे चीनी मिल हो गई तो वो शुरू होंगी दोबारा से बिहार में। देखिए, इसीलिए चीनी फैक्ट्री को चालू करने के लिए गन्ना की ज़रूरत है। जब किसान को गन्ना ही नहीं होगा तो फैक्ट्री लग के क्या करेगा। गन्ना के लिए नीतीश जी ने हर खेत में पानी के लिए व्यवस्था करने जा रहा है। उनका ये सोच है कि हर खेत का पानी पहले हम दे देंगे, गन्ना उपजेगा तभी ना चीनी फैक्ट्री चलेगा। ऐसा थोड़े कि यूपी से जाके वहाँ गन्ना लोग भेजेंगे। तो गन्ने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए वहाँ पे बहुत से तालाब, पोखर, पैन, आहार, हर तरह का सुविधा प्रदान किया जा रहा है। और हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो एजेंडा बहुत अच्छा है, किसानों के लिए पानी पहुँच जाएगा, गन्ने लगने लगेंगे, उगेंगे। निश्चित तौर पर जो फैक्ट्री बंद पड़ा हुआ है वो बंद पड़ा हुआ इनके कार्यकाल में बंद नहीं हुआ है, पूर्ववर्ती जो सरकार थी उसके द्वारा बंद किया गया। और वो जो बंद है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उसको फिर से धीरे धीरे, वहाँ का जो बजट में भी देखिए कितना ग्रोथ हुआ है, तो विकास ही में नहीं जाता है। शराबबंदी के ऊपर नकेल कसी जा रही है सर बिहार के अंदर। देखिए, जहाँ तक शराबबंदी की बात है, 32 गो दांत में एक जीव है। पूरे अगल बगल में झारखंड में शराबबंदी है, क्या कीजिएगा। आपका हरियाणा से चला जा रहा है, कहीं हम ही अटैची में लेके चले जा रहे हैं। तो सरकार सब जगह सीसी कैमरा पूरे दूसरे स्टेट में नहीं ना लगाए हुए हैं कि वहाँ से शराब तो सैटेलाइट से नहीं देख रहे कि कौन सी गाड़ी पर आ रही है। उसके लिए काफ़ी हद तक काम किया। और शराबबंदी पहले भी लागू हुआ, उसको कभी कोई टिकने नहीं दिया। लेकिन नीतीश जी के राज्य में शराबबंदी अभी भी काफ़ी प्रभावी ढंग से लागू हुआ है। और हम समझते हैं कि आज मर्डर केस में फांसी होता है, क्या मर्डर नहीं हो रहा है क्या? अध्यात्म में हर आदमी जानता है कि हमको मरना भी है, मौत भी होना है, लेकिन गलत नहीं कर रहा है, कर रहा है। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो समझ जाते हैं, छोड़ देते हैं। कानून का राज है, कानून अपने आप में हम समझे, हम यहाँ आए, हम यहाँ पी ले शराब, मुख्यमंत्री जी तो नहीं देख रहे हैं। लेकिन कानून को तोड़ने के लिए हम दोषी हैं। कानून तो बना दिए, जब लोग जान जाएंगे, जाग जाएंगे, तो धीरे धीरे उस पर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पूर्ण रूप से शराबबंदी है और रहेगा। कुछ कहीं से इधर उधर लोग कर रहे हैं, उसके लिए कानून काफ़ी से कड़ाई करे। हाल ही में देखे होंगे कई लोगों को पनिशमेंट मिला है और संपत्ति जब्त हुई है। हाल में ये भी देखा है कि सर शराब माफिया ने जो है पुलिस वाले को भी मार दिया। कह तो दिए भैया, हर आदमी जान रहा है कि हम गलत करेंगे, मर्डर करेंगे, फांसी होगा। तो कानून अपना काम कर दिए। अब जो लोग पकड़ाएंगे उस पर FIR होगा, जेल जाएंगे, संपत्ति जब्ती होगा, कुर्की होगा, माल जब्ती होगा, सब होगा।
तो प्रोसेस होगा। उनको तो ऐसा नहीं ना कि जाएंगे आप शूट करवा देंगे, ऐसा तो हो सकता नहीं। यही वजह है कि बिहार में क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। क्राइम में आप किस देश की बात करते हैं कि सिर्फ बिहार ही ऐसा है कि सिर्फ क्राइम हो रहा है? कौन ऐसा कंट्री है जहाँ क्राइम नहीं हो रहा है? आप अमेरिका में जाइए, जहाँ संसद भवन था, वहां पर जाके क्या नहीं किया, क्या नहीं उत्पात मचाया। अगर बिहार में कहीं कोई घटना हो तो बिहार के लोग बदनाम करते हैं। बिहार को बदनाम करना ही और किस जगह पर नहीं है? कौन सा जगह ऐसा होना है? और बढ़ना दोनों में अंतर है सर। कोई नहीं बढ़ रहा है। लोग को मानसिकता है कि वहां बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है। एनसीआरबी की डेटा रिपोर्ट है। डेटा रिपोर्ट क्या रहेगा, हम तो खुद दे रहे हैं। आप चले जाइए, दिन में तो छोड़ दिए, रात में भी आपको कोई पूछने वाला नहीं कि आपका कैमरा है कि छीन ले, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। पहले कैमरा दिन में छीन लेता था, आपका कैमरा आप रात दिन चमकता। कोई पूछे, आप प्रेस रिपोर्टर है, आपके साथ ये लोग पूछिए उससे क्या स्थिति है, क्या डेटा आपको मिला है। एनसीआरबी सर अपने वेबसाइट पे डेटा देती है, हम तो उसी के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। आप देखिए, एक बात बता दिए, हम आप दे रहे, हम थोड़ी सी बकझक कर ले आपस में भाईचारे में, ये उसको डेटा में डाल दीजिएगा, ये कहिएगा कि स्टेट का मैटर हो गया, ये सब कोई माने नहीं है। मनुष्य का जो काम है, शासन का जो काम है, शासन करे। और जो वहाँ के जो लोग नागरिक है, हम है, आप है, चाहे जो है, वो नागरिक को स्वतः इस जगह पर सोचना होगा कि हम अध्यात्म में शराबबंदी की बात आप कर रहे हैं। आप एक बता दिए, 1 महीना हम लोग शराब नहीं पीते हैं हिंदू समाज में तो छठ करते हैं, 10 दिन मीट मछली नहीं कहते हैं तो दुर्गा पूजा करते हैं। नीतीश जी तो कहते कि भाई आप पिए ही नहीं, आप सब दिन छठ की तरह रहिए, सब दिन पवित्र रहिए। उसमें से लोग चुरा के इधर उधर, झारखंड है बगल में बॉर्डर है, वहां से टपके आ जाता है, तो उसको क्या कहिएगा। 2.18 लाख करोड़ का जो बजट आया इस बार बिहार का, उम्मीद है कि उससे जनता के अंदर खुशहाली आएगी। आप बताइए कि 15 साल पहले क्या था बजट का, और जब 2,08,000 करोड़ का जो बजट आया तो इससे विकास नहीं होगा। और 15 साल पहले देखिए कि क्या विकास था, तो बजट ही आपको बता रहा कि विकास होगा। बजट आखिर जाएगा कहाँ, विकास ही के लिए ना है, तो विकास निश्चित तौर पर होगा। बहुत सारी योजनाएं भी शुरू हुई है, जैसे हर घर नल योजना जो है, नल का पानी है, बिजली है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, तो क्या उसके और आगे बढ़ने की उम्मीद है बिहार के अंदर? माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे भी और किए भी। उनका बोलना था कि शहर की तरफ नहीं जाना, गांव को ही शहर की तरफ बना देना। अब पहले हम लोग शहर में जाते थे तो नल खोलते थे, पानी मिलता था। आज हर घर में वो मतलब कि नल का जल पहुंचाने का उनका लक्ष्य है। हर गली को पक्की सड़क से पक्की पीसीसी रोड करने का उनका लक्ष्य है। तो कहीं न कहीं उनका जो सोच है और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, और उसमें बिहार के एक एक नागरिक को मदद करने की आवश्यकता है, और हर आदमी को ये समझना कि मेरा अपना भी कर्तव्य है। हम लोग क्या करते हैं, एक नल टूट गया कभी लगाते नहीं, उसको पानी बह रहा है, कहीं थोड़ा सा डैमेज हुआ तो उसको हम छोड़ देते हैं। ये भी मानसिकता है कि भाई सरकार का चीज़, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज दे दो, इसको भी तो दूर करना पड़ेगा, इसको भी तो हम लोग को देखना पड़ेगा। जैसे अमेरिका में हुआ, कुछ हुआ तो वहाँ के लोग जागरूक इसलिए समझते हैं कि हमको क्या नुकसान हो रहा है, तो इसको भी देखना पड़ेगा हम लोग। CAA NRC पर आप क्या कहेंगे सर? बिहार सरकार ने बहुत सी बात बताए और ओपनली उन्होंने हौस भी बोले कि जो आपका जो CAR के बाद है, NRC के बाद है, या और से बहुत से जो विषय आया, उसको बोले कि भाई ठीक है, हमारा माता पिता जी के बारे में हम खुद नहीं पता कि किस जगह पर जन्म हुआ, तो आपसे पूछने के मेरा क्या राइट है जो हम खुद नहीं बता सकते? क्या हमारी माँ के, हमारे दादा के कहाँ पर जन्म हुआ? हम लोग तो खुद ही खाना बदोश की तरह पहले रहते थे,
तो मेरे बारे में लोग पूछेंगे, डेटा मांगेंगे तो हम क्या देंगे? तो इसके लिए बिहार सरकार के कि नो, आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ वैसे जगह है जो चिन्हित जगह है जहाँ से घुसपैठी की उम्मीद है, वहाँ पे तो जरूरी है और इसका होना चाहिए। बंगाल में चुनाव है, किसका पलड़ा भारी लगता है आपको? पलड़ा भारी की बात कर रहे हैं तो पलड़ा भारी के बारे में तो भाई जो स्थिति है तो दीदी कमजोर हो रही है। मतलब जेडीयू तो चाहेगी ना सर, सहायक है, सहायक पार्टी है बीजेपी की, फिर भी आप अभी निश्चित नहीं है कि हाँ बीजेपी आएगी? ये तो अब काउंटिंग भी नहीं बताएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर कमजोर हो रही है तो हम तो कहेंगे। किसानों के लिए आप क्या कहेंगे सर? किसान विरोध कर रहे हैं आंदोलन को लेकर के। देखिए, किसान तो हम तो इतने जानते हैं कि जो धरना पर लोग बैठे थे वो 2-2 एकड़ के धरना पर बैठने के लिए आए थे। 2-2 एकड़ जमीन था और लोग फॉर्च्यूनर से आते थे। अब सोच लीजिए 2 एकड़ वाले फॉर्च्यूनर का मेंटेन करता हो तो क्या बता सकते हैं कितना बड़ा किसान हो गया कि 2 एकड़ वाले फॉर्च्यूनर मेंटेन कर दो। 50 लाख तो गाड़ी के दाम है। मतलब किसान है तो गाड़ी नहीं खरीद सकता, गाड़ी ही नहीं खरीद सकता। कहते हैं कि हम किसानों के लिए इतनी आय कर रहे हैं। नहीं, आप एक बात बताइए, किसान विदेश से फंडिंग हो, किसान की बात कर रहे हैं? एक भी किसान नहीं है। कौन बिहार का किसान है बता दीजिए? बिहार में किसानी नहीं होती क्या? यूपी में किसानी नहीं है क्या? यूपी तो बैठा हुआ है। क्या यूपी बैठा रहेगा? कोई नहीं बैठा हुआ, कोई किसान नहीं आया। ये सिर्फ भाड़े पर लोग बैठे हुए, ये किसान कह रहे हैं। किसान को जो भारत सरकार का सोच है, पहले कांग्रेस के लोग बता दे कि किसान कैसे खेती करता था। हम लोग जब धान रोपते थे, खेती धान के करते थे, जब गेहूं लगाने का बारी आता था तो हम लोग धान बेचते थे। और अभी तो 2000 रुपये हर किसान को वहां पर दिया जा रहा है। साल में 6000 रुपये हो गया। पहले हम लोग अपना धान बेच के किसानी करते थे, दूसरे जो बीज लगाना रहता था, खाद लेना पड़ता था। क्या करना, आवाज़ आराम से आप एक जगह से दूसरे जगह जाके बेच सकते हैं। हमको यहाँ मूल्य नहीं मिलेगा तो हम बिहार चल लेंगे, बिहार नहीं मिलेगा तो बंगाल चल लेंगे, बंगाल नहीं मिलेगा तो उड़ीसा जाएंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, गया के लिए आने वाले टाइम में ऐसे कौन सी परियोजनाएं हैं आपके दिमाग में कि गया का विकास हो, बिहार का विकास हो? उससे गया के विकास के बारे में जब बात कर रहे हैं तो टूरिज्म को और थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। टूरिज्म के लिए हमने कई सवाल रखे हैं और हम लगातार ये प्रयास करते रहे हैं कि गया में अब जैसे जो एयरपोर्ट का हो, एयरपोर्ट विस्तार हो। गया के विकास के लिए एयरपोर्ट की आवश्यकता, जो एयरपोर्ट का क्षेत्रफल है, काफ़ी क्षेत्रफल है, लेकिन कुछ कोर्ट का मामला के चलते इंक्रोचमेंट कुछ है, अतिक्रमण है, उसको दूर होना चाहिए। एयरपोर्ट को दुरुस्त होना चाहिए। गया मुख्य रूप से पर्यटक स्थल पर ही टिका हुआ और हमारा जो और ऐसे तो बहुत से है कि भाई उद्योग धंधे लग रहे हैं, फैक्ट्री भी है, बहुत तरह का फैक्ट्रियाँ भी है, अच्छे से काम भी चल, वो तो है। लेकिन हमारा जो क्षेत्र है गया का मुख्य रूप से पर्यटक है और पर्यटक को काफ़ी कोविड-19 में काफ़ी नुकसान हुए और हम समझते हैं कि उसको बढ़ावा देने के लिए और से वहाँ का जो से सौंदर्यीकरण बोध गया के लिए लोकसभा में हम रखने का काम किए। फिर एयरपोर्ट के बारे में हम मंत्री जी से भी बात किए फ्लाइट शुरू करने के लिए, लेकिन कोविड कहीं न कहीं डरा देता है और सचेत होने की आवश्यकता है। पहले हम सुरक्षित रहेंगे तो फिर आगे बिजनेस चलते रहेगा। बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए मेहमान से। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।